हाय एवरीवन। सो आज हम लोग आईवीसी के बारे में बात करेंगे। एंशियंट हिस्ट्री में आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम लोग हिंदू घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। और सबसे पहले तो हम लोग टाइमलाइन के बारे में समझेंगे, क्योंकि अगर टाइमलाइन नहीं समझेंगे तो फिर एग्जैक्टली हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये मेरा बनाया हुआ नोट्स है वैसे तो, पर टाइमलाइन क्यों इम्पोर्टेंट है सबसे पहले ये जानते हैं। टाइमलाइन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग जो रह रहे हैं अभी एनो डोमिनी में रह रहे हैं, एडी में जो भी काउंट करते हैं, जैसे 2023 इट इज, सॉरी 24 दिमाग से नहीं गया, 2024 एडी में रह रहे हैं। इससे पहले बीसी भी था। बीसी मतलब वो नहीं, जीरो से पहले, माने कि बर्थ ऑफ जीसस से पहले एक टाइम था, समय काल था, जिसको हम लोग बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। क्राइस्ट के जन्म से पहले के समय काल को हम लोग बीसी कहते हैं, मतलब कि बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। तो ये कुछ टाइम पीरियड है, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ गीजा पिरामिड्स 2500 बीसी का है। फिर 480 बीसी में बैटल ऑफ थर्मोपाइले था, मतलब कि ये ग्रीक और पर्सिया के बीच में वॉर था, ग्रीक वर्सेस पर्सिया था। फिर बीच में हुआ एक बार बर्थ ऑफ जीसस। अब देखो, जीसस का बर्थ को हम लोग स्टार्टिंग यानी कि मीन पॉइंट समझते हैं, तो हम लोग को नहीं मालूम एग्जैक्टली कि जीसस का बर्थ कब हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ है कि 1 बीसी और 1 एडी के बीच में कोई समय काल था जब हुआ था। ठीक है ना। अब आता है फॉल ऑफ द वेस्टर्न रोमन एम्पायर, ये 476 एडी में, और 1947 एडी में भारत को आज़ादी मिला। ठीक है, एरीज एनो डोमिनी। और ये एडी और बीसी का कंसेप्ट जो है वो लाया था किसने? एडी और बीसी का कंसेप्ट लाया था ये पोप डायोनीसियस ने। और फिर बीसीई और सीई भी ला दिया, बीसी के जगह बीसीई, सॉरी बीसी के जगह सीई, कॉमन एरा और कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा। ये बीसी के जगह बीसी था और सी के जगह एडी था। ठीक है, क्योंकि जूस को पसंद नहीं था तो उन्होंने अपना नया खुद का नाम दिया, क्रिश्चियंस का नाम उनको पसंद नहीं आया। भारत का इतिहास जो है, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है, वो कुछ इस तरह से डिवाइडेड है। सबसे पहले तो हम लोग स्टोन एज के बारे में पढ़ते हैं। वैसे तो मैंने इन चैप्टर्स के बारे में ऑलरेडी क्लास 6 वाले पोर्शन में कंप्लीट कर लिया है। क्लास 6 का बुक ऑलमोस्ट नहीं पूरा कंप्लीटेड है, तो आप वो सीरीज में जाकर के देख सकते हो अगर आपको इन डेप्थ एनालिसिस करना है तो आप करो। ठीक है, स्टोन एज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो 2 लाख, करीबन 2.6 मिलियन, माने कि 26 लाख साल पहले से स्टोन एज चालू हुआ। ठीक है, और कब तक चलते आया? 3300 बीसी तक। 3300 क्या है? जब हम लोग को हड़प्पा का एविडेंसेस मिला। एविडेंसेस जो हम लोग को मिला वो 3300 बीसी का डेट बताता है। उसके बाद आया वैदिक एज, फिर महाजनपदस, फिर मौर्यन एज, गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता पीरियड, ऐसे हम लोग आगे बढ़ते गए। ये है एंशियंट हिस्ट्री का समय काल। 2 लाख साल बीसी से लेकर के 700 एडी तक। ठीक है ना, ये है समय खंड जिसको हमको पढ़ना है इसमें। तो हम लोग सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। सिंधु घाटी सभ्यता है क्या? देखो, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जानना है कि सवाल कैसा पूछता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता है, बहुत पुराना डेट है। उसमें से अगर आप किताब पढ़ोगे आर एस शर्मा इंडियाज एंशियंट पास्ट के बारे में, तो आपको क्या मिलेगा पता है? मे बी, होपफुली, पता है सबका मतलब? इसका मतलब है कि जो एक्सकवेटर्स है, या फिर जो जो क्या बोलते हैं, जो इतिहास पढ़ते हैं, उनको एग्जैक्टली नहीं पता है कि क्या है वो इसलिए है क्योंकि हम लोग को उसका टेक्स्ट नहीं समझ में आता। जो एंशियंट टेक्स्ट है ना, जो शिला पे लिखा हुआ है, पत्थरों पे लिखा हुआ है, बॉक्स पे लिखा हुआ है, उसका मतलब हम लोग नहीं अभी तक डिकोड कर पाए। ठीक है, इसीलिए हम लोग जो है ऑलमोस्ट उन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो दिख रहा है, जैसे कि पत्थर दिख रहा है, एम्यूलेट्स दिख रहा है, एंकलेट्स दिख रहा है, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग, सवाल यही था कि सवाल क्या पूछ सकता है। तो सवाल ये पूछ सकता है कि प्री से रिलेटेड सवाल कर सकता है कि कौन सा किस लोकेशन पे है, डेट के बारे में थोड़ा पूछ सकता है, या सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे ग्रेट बाथ के बारे में, ये सब स्टेयर्स के बारे में, ये सब के बारे में थोड़ा मोड़ा पूछ सकता है। और अगर आप मेंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो मेंस के पर्सपेक्टिव में आपको सवाल मिलेगा, यहाँ पे मैंने लिख रखा है वैसे तो, ये है जेपीएससी का सवाल जो उसने पूछा है।
डिस्क्राइब द मोस्ट इम्प्रेसिव फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये पूछ रहा है, डिस्क्राइब द मोस्ट इम्प्रेसिव फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो हम लोग इस चीज़ को डिकोड करेंगे, इस सवाल के ऊपर ही ये पूरा का पूरा कंटेंट है, हम लोग इस चीज़ को एग्जैक्टली समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और एडवांस पढ़ेंगे। एडवांस मैंने क्या कि उसमें क्या क्या था एग्जैक्टली, तो हम लोग अल्टीमेटली इसका पूरा चित्र करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम लोग इतिहास से चालू करते हैं। तो 1853 में, इसको मिटा देते हैं, 1853 में एक ब्रिटिशर था ए कनिंघम नाम का। ए कनिंघम, सिंघम नहीं, सिंघम से याद रख सकते हो नाम, ए कनिंघम, हो सकता है पूछते। ये सबसे पहले नोटिस किया था कि हड़प्पन सील नाम का कोई चीज़ था। सील माने एक, क्या बोलते हैं उसको, जैसे अभी सिक्का है वैसे ही सील एक सिक्का टाइप का था। ठीक है, उसके ऊपर बुल माने सांड और 6 रिटर्न लेटर्स था, जिसका मतलब एग्जैक्टली जो बोला मैंने अनडेसिफर्ड है, वो अभी तक पता नहीं है एग्जैक्टली किसका क्या मतलब है। तो 1853 में पहली बार नोटिस किया था इसे, देखा था। उसके ऊपर कोई एक्सकवेशन वगैरह कुछ नहीं, बस उसने देखा था। 1921 में उस पोटेंशियलिटी को चेक करने के लिए सबसे पहले दयाराम साहनी आए थे। उन्होंने जाना कि यहाँ पे हड़प्पन साइट है। ठीक है, कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में एक पंजाब प्रोविंस है वहाँ पे। पाकिस्तान का मैप कुछ ऐसे टाइप का है, कुत्ता टाइप का है वैसे तो यहाँ पे है आपको पंजाब, और पंजाब के नीचे है सिंध प्रोविंस। ठीक है, ये मैप में दिखा देता हूँ आपको। ये है, ये देख रहे हो यहाँ पे है, ये है हड़प्पा, यहाँ पे हड़प्पा मिला था। ये पंजाब प्रोविंस है पाकिस्तान का, और इसके नीचे में है सिंध। ठीक है, सो नेक्स्ट नेक्स्ट इज दैट कि उसके बाद हम लोग को मिला मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है वो लार्जेस्ट साइट है, सब अब तक का सबसे बड़ा आर्कियोलॉजिकल साइट जो कि खोजा गया है, जो कि ऑब्वियस बात है कि पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान में नहीं। वो सिंध प्रोविंस में है पाकिस्तान के, और इसको खोजा था आर डी बैनर्जी ने, आर डी बैनर्जी ने। ठीक है, और उसके नीचे में है, मोहनजोदाड़ो के नीचे में है साउथ में चानूदारो, उसी प्रोविंस में सिंध में ही है चानूदारो। तो हमने 2-3 चीज़ के बारे में पढ़ा। पहली बात तो हड़प्पा जो हमको कहाँ मिला, तो हड़प्पा पंजाब में मिला हमको। ठीक है, और उसके नीचे हमको क्या मिला, उसके नीचे हमको मिला मोहनजोदाड़ो। वो किस प्रोविंस में पड़ता है, तो वो सिंध प्रोविंस में पड़ता है, सिंध में। और उसके नीचे क्या है, चानूदारो। चानूदारो कहाँ पड़ता है, तो वो भी सिंध में पड़ता है। ठीक है, ये पढ़ लिए, इतना काफ़ी है। और इतना काफ़ी नहीं भी है तो हम थोड़ा सा और पढ़ लेंगे। किसके बारे में, लोथल के बारे में। लोथल भी एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि गुजरात में मिला था। हमारा इंडिया में जो है, इंडिया में देखो, अगर तुमको ऐसे पूछ लेगा ना, कहीं पे भी पूछ सकता है कि इंडिया में कौन कौन सा आर्कियोलॉजिकल साइट मिला है, या एंशिएंट पास्ट का कौन कौन सा साइट मिला है, तो तुम बोलोगे लोथल गुजरात, हड़प्पा नहीं बोलोगे। हड़प्पा भारत में नहीं है, हड़प्पा पाकिस्तान में। ठीक है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, चानूदारो पाकिस्तान में, इंडिया में नहीं है। इंडिया में क्या है, लोथल है, कालीबंगान है। कालीबंगान का मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है ब्लैक बैंगल। ब्लैक बैंगल मतलब, सॉरी ये तो रेड हो गया, ब्लैक बैंगल मतलब चूड़ियाँ। तो वो राजस्थान में है। बनावली ये हिसार में है। राखीगढ़ी ये हरियाणा में है। हिसार ये भी, बनावली और राखीगढ़ी दोनों हरियाणा में है। ठीक है, तो मेजर जो है वो यही है। और अभी के पर्सपेक्टिव से, मतलब अगर आप इस साल का देखो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये धोलावीरा, जगीरा तारा धोलावीरा, है ना। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी तो जानना इंपॉर्टेंट है ना, है कि नहीं। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल ही न्यूज़ आया है कि भारत में 40वां हेरिटेज साइट किसी को चुना गया है, और उस हेरिटेज साइट का नाम है धोलावीरा। धोलावीरा, ठीक है। धोलावीरा से पहले 39वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट था। जैसे हमारे इंडिया में टोटल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यानी कि जो है ना, यह क्या नाम है इसका, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस कुछ होगा, एग्जैक्टली फुल फॉर्म अभी याद नहीं आ रहा। तो यूनेस्को जो है वो हेरिटेज साइट का संज्ञा देता है अलग अलग जगह पे जाकर के, वो सारा ऐतिहासिक जगहों को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा ऐसे कल्चरल और सोशल पर्सपेक्टिव से। तो हमारे इंडिया में अब 40 हो चुके हैं। ठीक है, और 40वां है धोलावीरा।
उससे पहले था रुद्रेश्वर टेम्पल, रामप्पा टेम्पल भी जिसको बोलते हैं, वो है तेलंगाना में। ठीक है, तो अब जो है भारत के पास कितना है, 32 कल्चरल, 1 नेचुरल और 1 मिक्स्ड प्रॉपर्टी है, माने हेरिटेज साइट है। ठीक है, अब आईवीसी का 3 फेस आया था। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं आईवीसी का 3 फेस था, पहला है अर्ली, दूसरा है मैच्योर और तीसरा है लेट। अर्ली, मैच्योर और लेट क्या होता है? अर्ली मतलब क्या, पहले लोग आए, देखे जगह को, पहचानने का कोशिश किए, थोड़ा क्या सीन है, क्या नहीं है भाई, क्या कर सकते हैं इसका। मैच्योर मतलब क्या है कि हाँ आप समझ गए हैं कि कैसे रहना है, एग्जैक्टली क्या टास्क परफॉर्म करने हैं। और लेट मतलब खत्म। ठीक है, तो अर्ली का टाइम पीरियड था 3300 से लेकर के 2600 तक। और ये जो है ना हाकरा, हाकरा और घाघरा, ये रिवर है जिसके आसपास का सभ्यता बताया जाता है। ये बस लोकेशन है तो जहाँ पे अर्ली सिविलाइजेशन हम लोग को, अर्ली इंडस वैली सभ्यता हम लोग को देखने को मिला। और दूसरा आता है मैच्योर। मैच्योर जो है वो है 2600 से लेकर के 1900 तक के बीच में, जो कि है कोट दीजी सिंध में। ठीक है, जब मैच्योर हो चुके थे, जब वो लोग सिटाडेल्स वगैरह बना दिए थे, फिर आपको एमुलेट्स बनाते थे, फिर आपको ग्रेनरीज बना करके रखे थे वो लोग, फिर ड्रेनेज सिस्टम था। ये मैच्योर स्टेज है जहाँ पे वो लोग स्टेबल है। ठीक है, मस्त सिविलाइजेशन बना दिया, घर वर बना दिया, मोहल्ला खड़ा कर दिया है, ऐसा कुछ। और लेट मतलब कि अब खत्म हो गया है, अब पानी वानी रहा नहीं तो वो लोग छोड़ करके जा रहा है इस जगह को। ठीक है, तो अब ये वापस से उजाड़ होने वाला, तो 1900 से लेकर के 1300 के बीच में पूरा डिक्लाइन हो चुका था। ये है 3 फेजेस इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, ठीक है। एक डेटा यहाँ पे और रट लेना है कि इंडिया के साथ साथ 5 और ऐसे देश है जहाँ पे 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वो है इटली, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस और चाइना। चाइना याद रखना, इंडिया चाइना, इंडिया चाइना, जर्मनी वो जो वर्ल्ड वार किया था 2 बारी, फ्रांस वो जिसके साथ इंडिया का अभी डील चल रहा है। क्या डील चल रहा है? तो इंडिया का डिफेंस सिस्टम के साथ डील चल रहा है कि फ्रांस उसको कुछ प्रोवाइड करेगा इंडिया को। स्पेन जो है मैड्रिड ये फुटबॉल खेलता है, और इटली जो है वो क्या नाम था वो, मसोलिनी का देश है। और अभी अभी किसका चल रहा था, मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी और नरेंद्र मोदी का जो चल रहा था सेटिंग, उसका है ना। याद रख सकते हैं ये सब चीज़ से, जैसे कि इटली फ्रांस अभी न्यूज़ में है, स्पेन जो है वो फुटबॉल की एक टीम है मैड्रिड, और ये जर्मनी जो है वो हिटलर का देन। ठीक है, अब हम लोग को हड़प्पन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है टाउन प्लानिंग के बारे में पढ़ना। हड़प्पन जो है ना अपने समय से बहुत ज़्यादा ही तेज थे। मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि उतना साल पुराने नया नया सभ्यता में इतना कुछ हो। जैसे आप स्टोन एज पढ़ोगे तो स्टोन एज में आपको समझ में आएगा कि 26 लाख साल पहले लोगों का मानसिकता क्या थे ही नहीं, दिमाग था ही नहीं किसी के पास। फिर 70,000 साल के बाद जो है लोगों में थोड़ा सा कॉग्निटिव इंटेलिजेंस आना चालू किया, थोड़ा सा दिमाग आया। ठीक है, फिर थोड़ा सा और टाइम गुजरा, गुजरते गुजरते 10,000 आया जब लोग खेती करना चालू किए थोड़ा मोड़ा, ऐसा हम लोग का मानना है। फिर थोड़ा सा और टाइम गुजरा तो ये जो 10,000 तक का साल था ना, इसमें ये है आपको पेलियोलिथिक एज। फिर 10,000 से 400 तक आया आपको मेसोलिथिक एज। ठीक है, और उसके बाद जो है नियोलिथिक। तो ये स्टोन एज जो है ना, ये बताने का मतलब है कि लोग जो है किस तरह से आगे बढ़े हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है ना हड़प्पा में मतलब ऐसे ऐसे चल रहा था, और हड़प्पा में हम लोग सीधे ऐसे चले गए। ठीक है, जो कल को केव वगैरह में रह रहे हैं उनका दिमाग अब इतना खुल चुका है कि वो लोग अब घर बना करके रह रहे हैं। आप एक्सकेवेशन साइट्स को देखोगे, फोटोज देखोगे उनके, तो उतना, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, दोनों में आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, सिटाडेल। ठीक है, हर शहर में आपको सिटाडेल मिलेगा और एक लोअर टाउन मिलेगा। सिटाडेल और लोअर टाउन कहने का क्या मतलब है कि एक जगह है जहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जहाँ पे दिखने में लगता है कि एरिस्टोक्रेट और हायर क्लास के लोग यहाँ पे रहते होंगे, मतलब क्लास सिस्टम वहाँ पे भी था। ठीक है, मतलब ऊपर तरह के लोग, या फिर कह सकते कि जो लोग सिटी का संरक्षण करते हों, या फिर यूँ कहें कि जो राजा टाइप का लोग होगा वो लोग सिटाडेल में रहता होगा, और इसी के नीचे में जो है लोअर टाउन्स था। ठीक है, लोअर टाउन्स में कौन रहता होगा, प्रजा लोग रहता होगा, और कौन रहेगा, ब्रिक के हाउसेस थे, ब्रिक का बना हुआ हाउस। ठीक है, वो लोग को ब्रिक तक बनाने आता था। ठीक है,
फिर हम लोग पढ़ते हैं कि दे फॉलोड अ ग्रिड सिस्टम विथ रोड्स कटिंग अक्रॉस वन अनदर वर्चुअली एट राइट एंगल्स। मतलब वो लोग का रोड में जो है ना ग्रिड सिस्टम था, मतलब कि जैसे कि घर बना हुआ है तो वो लोग में ऐसे था, ठीक है, ऐसे था बना हुआ, ग्रिड्स था कटा हुआ, जो कि राइट एंगल्स पे कटता था। तो यही बोल रहे हैं, यही कहने का मतलब है। तो ये जो है टाउन प्लानिंग का एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। दे फॉलोड अ ग्रिड सिस्टम विथ रोड्स with roads with roads cutting across one another virtually at right angles। फिर मोहनजोदड़ो में आप देखोगे तो उसका साइड तो कमाल का है, उसमें ग्रेट बात है। ग्रेट बात कहने का मतलब क्या है, जब रिचुअल्स होता था बड़ा बड़ा तो क्या होता था कि एक बड़ा सा टंकी टाइप का बना करके रखा था, वो लोग नहाने के लिए जाता था उसमें, ठीक है, कंप्राइजिंग टैंक विच इज सिचुएटेड इन द सिटाडेल माउंट, ठीक है, सिटाडेल माउंट में पाया जाता था, मैंने जो ऊपर का था वहीं पे शायद वो लोग स्पिरिचुअलिटी और ये सब चीज को करता होगा। तो अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें ज़्यादातर मेबीज है, पर टाउन प्लानिंग में ये इंपॉर्टेंट है कि सिटी को दो भाग में डिवाइड किया गया था, एक था सिटीडेल और एक था लोअर टाउन, ठीक है। फिर आप जानोगे तो वहाँ पे ग्रिड सिस्टम था जहाँ पे रोड जो है एक दूसरे को कट करा था एट राइट एंगल्स, मतलब अच्छे से रोड्स बना हुआ था, मतलब मतलब एक डिफाइंड लोकेशन था जहाँ पे लोग चल सकते थे। फिर आप मोहनजोदड़ो को देखोगे तो वहाँ पे ग्रेट बाथ था जहाँ पे टैंक भी था जो कि सिटाडेल के माउंट पे रखा रहता था। फिर ठीक है, फिर सिटाडेल का माउंट मतलब पता है, माउंट मतलब पता है ना, सिटाडेल के ऊपर का जो जगह है, जो एक्स्ट्रा जगह है उसके ऊपर टंकी बना हुआ मिला है। फ्लाइट ऑफ स्टेप्स एट आइदर एंड टू द सरफेस एंड देयर आर साइड रूम्स फॉर चेंजिंग क्लोथ्स। फ्लाइट ऑफ स्टेप्स कहने का मतलब है कि जो सीढ़ी का जो नीचे में नहीं बना हुआ है, ये जो है जो सपोर्ट देता है सीढ़ी को, वो चलते साथ ही आपको जो है बगल में ही चेंजिंग रूम्स वगैरह और बाथिंग के लिए जगह मिल जाता है। जैसे ही आप ऊपर चढ़ोगे तो ये कुछ ऐसे है ना, यहाँ पे आप उतरोगे, उतरने के बाद यहाँ पे बगल में बाथरूम्स वगैरह बने रहेंगे। फ्लोर्स ऑफ द बाथ वेयर मेड ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स। ये सबसे बड़ा खोज था इन लोग का बर्न्ड ब्रिक्स का, कि इनको ब्रिक्स का इस्तेमाल करना आता था। वाटर वॉज ड्रॉन फ्रॉम लार्ज वेल ऑफ द एडजेसेंट रूम एंड एन आउटलेट, ठीक है। तो इनके पास क्या था, इनके पास एक बड़ा सा वेल था, कुआं टाइप का था जहाँ पे ये लोग पानी स्टोर करके रखता था या फिर पानी निकालता था। कुआं था इन लोग के पास, और पानी निकाल के यूज करने के बाद वहाँ पे एक ड्रेनेज सिस्टम के लिए पाइप भी रखा हुआ था, जिससे ड्रेनेज सिस्टम कमाल था ना, घर से पानी निकल रहा है और वो सिटीज में ना बह करके वो ड्रेन करके साइड से निकल रहा है नाली से, तो उनको नाली बनाना आता था। ग्रेट बाथ वॉज प्राइमरली इंटेंडेड फॉर रिचुअल बैथिंग, ये ठीक है। मोहनजोदड़ो लार्जेस्ट बिल्डिंग इज अ ग्रेनरी, जो सबसे बड़ा बिल्डिंग था उसको ग्रेनरी बोलते हैं। कहते हैं कि अनाज वहाँ रखा रहता था, लेकिन मुझे वहाँ पे और भी कुछ लिखा हुआ है कि मे बी अनाज के लिए होता होगा, हो सकता है कि एनिमल सेक्रीफाइस के लिए होता हो, पर उसका कोई शेष या अवशेष नहीं पता एग्जैक्टली। तो हमको क्यू पॉइंट्स यहाँ से क्या मिलता है, क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होगा, क्या कमाल का चीज़ होगा उनके यहाँ। तो सबसे पहले तो ग्रेट बात है, ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे है आपको ग्रेट बात, फिर है आपको ग्रेनरी, ठीक है, ग्रेनरी मतलब वही जहाँ पे धान वान रखते हैं, फिर है ड्रेनेज और बर्न्ड ब्रिक्स। ये चार इनके महान चीजें जो इन्होंने एकदम आग लगा दिया था, कमाल का किया था, है ना। नो अदर ब्रोंज एज सिविलाइजेशन पेड सो मच अटेंशन टू हेल्थ एंड क्लीनलीनेस एज डिड द हड़प्पन। कोई भी ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, जैसे वैदिक सिविलाइजेशन भी ब्रोंज एज का ही है, लेकिन कोई भी ऐसा सिविलाइजेशन नहीं है जो इतना अटेंशन दिया हो किसको, हेल्थ को, क्लीनलीनेस को। कैसे हेल्थ और क्लीनलीनेस को, अगर ड्रेनेज सिस्टम है तो इसका मतलब है कि वो लोग ख्याल रखते थे कि गंदगी में वो लोग ना रहे। जितना हड़प्पन इस बारे में सोचे उतना कोई भी नहीं सोचा। अब एग्रीकल्चर के बारे में जाने तो अर्लियर इट वाज फर्टाइल, टिम्बर वाज सप्लाइड फॉर बेकिंग ब्रिक्स एंड आल्सो फॉर कंस्ट्रक्शन। ये तो एक कहने के लिए है, मतलब कि ये एग्रीकल्चर में नहीं आता है, पर एज इन ये एग्जांपल है कि जो वहाँ का लैंड था वो ऑलरेडी इतना फर्टाइल था कि जो भी क्या बोलते हैं पेड़ वगैरह थे, टिम्बर के पेड़ वगैरह, उसका इस्तेमाल किया जाता था ब्रिक्स को पकाने के लिए और साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन के लिए भी। और एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छे मात्रा में था वहाँ पे। लार्ज स्केल ग्रेजिंग होता था, माने कि बहुत सारा उन लोग के पास जानवर भी होगा। सप्लाई ऑफ फ्यूल, ठीक है। वॉल्स मेड ऑफ बर्न ब्रिक्स रेज्ड फ्रॉम प्रोडक्शन इंडिकेट फ्लड्स वेयर एन एनुअल इवेंट। जो भी वहाँ का दीवार होता था ना वो बर्न ब्रिक्स का बना हुआ था, इसका मतलब है कि बाढ़ आना वहाँ पे नेसेसरी था, बाढ़ आता होगा।
वो क्यों ना आए, मतलब क्यों ना आए का मतलब ये है कि जो एरिया था वो उसमें नदी का कमी थोड़ी है। सिंधु नदी हो गया, झेलम हो गया, चेनाब हो गया, राबी हो गया, बीस हो गया, सतलज हो गया। वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या क्या उगता था? वीट उगता था, वीट का स्पेलिंग गलत है, WHEAT होगा। फिर बार्ली उगता था, फिर पीज उगता था, और राई ये लोग उगाते थे। 1800 BC में राइस कल्टीवेशन पहली बार लोथल पे देखा गया, मतलब कि वो क्या बोलते हैं, लेट हड़प्पन फेज में, 1800 BC में हमको। फिर इंडस वैली पीपल वेर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन, एंड बिकॉज ऑफ दिस ग्रीक्स कॉल्ड द एरिया सिंडोन। ठीक है, तो मतलब कि इंडस वैली पीपल जो थे, इंडस वैली के जो लोग थे, वो लोग सबसे पौराणिक पीपल थे, पौराणिक लोग थे जिन्होंने कॉटन प्रोड्यूस किया। ठीक है, और इसी की वजह से ग्रीक ने उनको नाम दिया, किसका? ग्रीक ने उस जगह को नाम दिया सिंदौन का। सिंध मतलब सिंध, सिंध में रहने वाले लोग, और कॉटन से ON, सिंदौन। ठीक है, पूछ सकता है, नहीं भी पूछ सकता, पर आप बता सकते हो इसमें कि एग्रीकल्चर के माध्यम से क्या क्या वो लोग उगाता था। वीट, फिर आपको बार्ले उगाता था, फिर राई उगाता था, ये सब चीज बता सकते हो। ठीक है, लार्ज स्केल ग्रेजिंग होता था, सप्लाई ऑफ फ्यूल होता था, एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर था, ये सब बता सकते हो। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स में क्या क्या होगा, मतलब डोमेस्टिकेशन कौन कौन से टाइप के जानवर को डोमेस्टिकेट करते थे, अपने घर पे पालतू बना करके रखते थे, तो ऑक्सन, बुफेलोज, गोट्स, सिप्स, पिग्स, ये सब डोमेस्टिकेट किए जाते थे। एविडेंस ऑफ हॉर्सेस फ्रॉम टेराकोटा फिगरिन ऑफ लोथल। लोथल जो है ना बहुत लेट फाइंड हुआ है, तो हमको लगता है कि लेट वैदिक फेज में, लेट वैदिक नहीं, लेट हड़प्पन फेज में ये सब जो भी लोथल में देखने को मिला है, जैसे कि यहाँ पे पता चला है क्या, राइस कल्टीवेशन जो हमको लोथल में देखने को मिला है। फिर आपको हॉर्स का एविडेंस मिला है टेराकोटा का फिगर से। ठीक है, एलिफेंट्स, राइनोज, ये सब पता था उनको। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स में आप ये सब लिख सकते हो, क्या क्या टाइप का एनिमल्स, क्योंकि उस टाइम पे लोगों के पास क्या है, टेक्नोलॉजी वगैरह, थोड़ा मोबाइल, थोड़े रील्स थोड़े चला रहे हैं, तो उनको जो काम है वो तो कर ही रहे हैं। एग्रीकल्चर, खेती करने का काम है, खेती काम कर रहे हैं। फिर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स करने का काम है, तो कर रहे हैं एनिमल्स को डोमेस्टिकेट। टेक्नोलॉजी देखो तो और भी कमाल का है। टेक्नोलॉजी माने क्या, कॉपर प्लस टीन दोनों मिलकर के बनता है ब्रोंज। मतलब कॉपर के बारे में भी उनको पता था, और टीन के बारे में भी उनको पता था। rise of towns based on agricultural surplus, making of stone tools, various other crafts, widespread trade and commerce, ये सब था। ठीक है, ठीक है। और हम लोग हड़प्पन को कहते हैं कि हड़प्पन जो है वो फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडिया था, मतलब पहला अर्बन सिटी। अगर ध्यान से देखें तो अर्बन सिटी का मतलब क्या है कि सारा सुख सुविधा है, सब कुछ है बढ़िया से। जैसे गांव में ड्रेनेज नहीं होता है, पर हड़प्पन में ड्रेनेज सिस्टम था, है ना। इम्प्योरिटी सजेस्ट दैट कॉपर जो है कहाँ से लिया जाता था, कॉपर लिया जाता था खेतरी कॉपर माइन से, जो कि राजस्थान में है। दो इट कुड ऑल्सो बी बॉट फ्रॉम द बालूचिस्तान, हालांकि ये बालूचिस्तान से भी मंगाया जा सकता है। दिस वॉज पॉसिबली फाइंड फ्रॉम हजारीबाग एंड बस्तर। टीन जो है वो हजारीबाग या फिर बस्तर से पाया जाता था। तो ये जो है कहने का बात है, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, हर जगह पे लाइन से आप देखोगे तो सब चीज में दिस वॉज पॉसिबली, तो इट कुड बी पॉसिबली, तो यू कैन राइट मल्टीपल थिंग्स। सबसे मोस्ट इंप्रेसिव फीचर में आप क्या क्या लिखोगे, सबसे कमाल का फीचर क्या है? सबसे कमाल का फीचर है ड्रेनेज सिस्टम, है ना। सबसे कमाल का फीचर है ड्रेनेज सिस्टम। उसके बाद है बर्न्ड ब्रिक्स, जो आपके लिए अभी कम लगता है, कुछ वैल्यू नहीं करता है, पर उस टाइम तो था ना। ड्रेनेज सिस्टम था, बर्न्ड ब्रिक्स था। फिर और क्या कमाल था उनके यहाँ? तो उनके यहाँ क्या कमाल था भाई साहब? ग्रेनरीज था, बहुत बड़ा बड़ा ग्रेनरीज मिला है। ठीक है, और ग्रेट बात भी बहुत इंप्रेसिव है। तो इन चार चीजों के बारे में आप इम्प्रेसिवली बढ़ा चढ़ा करके फीचर्स को लिख सकते हो, मतलब क्योंकि पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है ना, तो आप लिख सकते हो बहुत कुछ। जैसे द ग्रेनरी इज फाउंड एट, क्या बोलते हैं, मोहनजोदड़ो वाज द लार्जेस्ट वन, एंड they had that mindset in their head that they have to store crops in the granary. Also, they used to use burned bricks to build homes, and they knew about floods. That's why they made flood proof homes. ड्रेनेज सिस्टम वो लोग का कमाल था। तो ये सब आप ना, मतलब मोस्ट इंप्रेसिव फीचर्स में आप आराम से आईवीसी के बारे में लिख सकते हो। 150 वर्ड्स लिखना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कुछ लिख सकते हो। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में क्या करोगे, इंट्रोडक्शन में बताओगे कि आईवीसी क्या है, कौन सा समय खंड का है, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बताओगे। लेट, फिर आपको ये क्या बोलते हैं, अर्ली और लेटर, ये सब चीज़ के बारे में आपको बताना होगा। फिर
फिर आप चालू करोगे कि ये फाउंड हुआ इतना समय को, तब हमको ये पता चला कि हाँ ठीक है, जैसे हड़प्पन जो है वो पानी का बहुत सही से इस्तेमाल करते थे, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा करते थे, जो एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन करते थे उन लोग को ग्रेज भी बढ़िया से करवाते थे, और खाना को बचाने के लिए ग्रेनरीज भी खोल रखा था। फिर सामूहिक लोग मिलते थे और मिल करके अलग अलग फेस्टिवल्स या रिचुअल्स करते होंगे, तभी ग्रेट बाथ बनाया है उन्होंने। ग्रेट बाथ के आसपास जो है आप बहुत सारे चेंजिंग रूम्स देखे होंगे, इसका मतलब ये एक सामूहिक प्रोसेस था। तो ये सब चीज़ आप ना अपनी मर्जी से बहुत कुछ लिख सकते हो। ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में पढ़ते हैं, वो वाला चीज़ इसका है। ट्रेड एंड कॉमर्स का मतलब है कि क्या क्या वो लोग कॉमर्स में यूज़ करता था। तो यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट है, अलग अलग जगहों पे भी आप सेम टाइप का स्क्रिप्ट देखोगे, जो कि अभी तक हमें समझ में नहीं आया। अलग बहुत सारे सील्स है, सील्स का इस्तेमाल जो है ना बहुत ज़्यादा होता है वो ट्रेड के लिए। पहले तो बार्टर ज़्यादा चलता था, उस टाइम पे भी बार्टर था, शायद बाद में उन्होंने सील्स का इस्तेमाल करना चालू किया होगा। रेगुलेटेड वेट्स एंड मेजर्स था, मतलब एक ही टाइप का वेट्स और मेजर हर जगह चलता था। हरप्पन्स यूज्ड अ फॉर्म ऑफ द मॉडर्न इक्का बट नॉट द स्पोक्ड व्हील। तो वो लोग पहले मॉडर्न इक्का का इस्तेमाल करते थे, वो नहीं देखा अपने बैलगाड़ी में जो होता है, ठीक है, उसमें स्पोक्ड व्हील नहीं होता है ये, ठीक है, इक्का का इस्तेमाल करते थे। और हरप्पन सील्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन मेसोपोटामिया। हरप्पन सील्स जो है वो मेसोपोटामिया में भी मिलता है। इसका मतलब है कि वो लोग का ट्रेड जो है वो काफ़ी दूर तक था फैला हुआ। सोशल ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे तो आपको पता चलता है कि वहाँ पे सिटाडेल था और लोअर टाउन था, जहाँ पे कॉमन लोग घुलते मिलते होंगे। सिटाडेल में जो है रूलिंग क्लास जो है वो रहते होंगे। Social differentiation is indicated by different residential structures with numbers of rooms varying from 1 to 2। सोशल डिफरेंशिएशन जो है वो आपको जेनवनली रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर देख करके पता चल जाएगा कि वहाँ पे एक रूम नहीं था, 1 से 12 रूम के आसपास रहता था। इसका मतलब है काफ़ी लोग जो है वो लोग रहते थे घर पे। और सिटी ऑफ हरप्पा हैड 2 रूम्स हाउसेज प्रोबेबली मेंट फॉर आर्टिसंस एंड लेबरर्स। ठीक है, तो मतलब ये है कि अगर आप हरप्पा के शहर में देखोगे तो आपको 2 रूम के हाउसेज भी मिलेंगे जहाँ पे आर्टिसंस और लेबरर्स रहते होंगे प्रॉब्ली। हरप्पन पॉटरी, इमेजेस ऑफ मेटल, स्टोन वर्क, सील्स एंड सीलिंग्स, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट कारीगरी है जो हरप्पा के जगहों से मिलता है। एंड ऑफ हरप्पा कैसे हुआ? 2800 में हरप्पन साइट्स आइडेंटिफाई हुआ, जिसमें से अर्ली एंड पोस्ट आर 1400। ठीक है, मतलब अर्ली और पोस्ट के जो है, पोस्ट हरप्पन फेज के जो है वो लोग 1400 में, और मैच्योर में 1022 साइट फाउंड हुआ है, जिसमें से 406 पाकिस्तान में और 606 इंडिया में। अर्ली और पोस्ट मतलब अर्ली हरप्पन सिविलाइजेशन में, पोस्ट हरप्पन सिविलाइजेशन में। इन्वायरमेंटल फैक्टर, क्या क्या कारण हो सकता है जिसके वजह से हरप्पा खत्म हुआ होगा? तो रेनफॉल का कमी हो गया होगा, लो वाटर सप्लाई हुआ होगा जिसके वजह से, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ कम हो गया होगा, क्राफ्ट और कॉमर्स जो है वो कोलैप्स कर गया होगा, और सॉइल खराब हो गया होगा। ये सब कारण है जिसके वजह से हरप्पा का खेला खत्म हो गया होगा। लोग वहां से हट करके दूसरे जगह चले गए होंगे। की फीचर्स में हमको यही लिखना है, सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग। सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग होता था वहाँ पे। लोग जो है देख सोच करके बढ़िया से घर बनाते थे। एक्सटेंसिव ब्रिक वर्क, हम लोग बोले ना अभी बर्न्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल करते थे वो लोग। आर्ट ऑफ राइटिंग तो लिखना ही है, क्योंकि उससे पहले लोगों को लिखना नहीं आता था और इन्होंने लिखा है। स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर्स फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, दिमाग था उन लोगों के पास बिजनेस के लिए। डिस्टिंक्शन बिटवीन सिटाडेल एंड लोअर टाउन, ये की फीचर्स में भी आता है। फिर है ब्रोंज टूल्स स्पीयर वगैरह हो गया ये सब। रेड वेयर पोर्टरी पेंटेड विद ब्लैक डिजाइन, ये पोर्टरी का है 4-5 चीज। तो ये पॉइंट्स तुम रट लो, लिख लो कहीं पे, और डेली रट्टा मारो और काम हो जाएगा। इतना काफ़ी है क्या? एक और चीज़ है, वो भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये है एक और सवाल जिसका हम लोग जवाब देखेंगे कि एक्चुअली लिखते कैसे हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं डेमो। ये सवाल है यूपीएससी का। हमने जेपीएससी का एक सवाल देखा, अब हम यूपीएससी का एक सवाल देख रहे हैं, और ये जानेंगे कि लिखते कैसे हैं पेपर। ठीक है, तो एग्जामिन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड यूनिकनेस ऑफ आईवीसी। तो हमको जानना है कि एस्पेक्ट्स और यूनिकनेस क्या है आईवीसी का इन रिलेशन टू इट्स रिलीजन एंड सोशल प्रैक्टिसेस। ठीक है,
माने कि रिलीजन और सोशल प्रैक्टिसेस क्या होता था आईवीसी के टाइम पे। जैसे हम लोग अभी धार्मिक है, वैसे ही वो लोग धार्मिक था कि नहीं, ये सब चीज़ के बारे में हमको एग्जैक्टली जानना है। तो हम दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो हमको इसका डिफरेंट एस्पेक्ट और यूनिकनेस के बारे में बात करना है, ठीक है। और ये अब जानना है कि रिलीजन और सोशल प्रैक्टिस के पर्सपेक्टिव से क्या था। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश कब हुआ है। ये बेसिक चीज़ है, पहला पैरा यही लिखना है, फ्लरिश बिटवीन 2700 से लेकर के 1900 बीसी। किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? स्टडी ऑफ इट्स टाउन प्लानिंग, इकोनॉमिक लाइफ, रिचुअल, स्क्रिप्ट, आर्ट, सील्स एक्सेट्रा इज ऑफ ग्रेट एकेडमिक इंटरेस्ट। इस चीज़ के बारे में पढ़ाई करना जो है, जब पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। टाउन प्लानिंग, इकोनॉमिक लाइफ, क्यों? क्योंकि ट्रेड एंड कल्चर प्रैक्टिसेस जो है इसका कमाल का था। क्योंकि मेसोपोटामिया में हमको सील्स देखने को मिलता है, इसका मतलब ये है कि वो लोग ट्रेड करता था काफ़ी दूर दूर तक। रिचुअल्स था, कैसे पता चलता है? ग्रेट बात से। स्क्रिप्ट्स था, कैसे पता चलता है? तो हम लोग उस क्या बोलते हैं वो बुल्स और 6 लेटर के बारे में बात किया था ना। एक अनिंगम को एक सील मिला था जिसका लेटर अभी तक अनडेसिफर्ड है। फिर आर्ट्स के बारे में पता चलता है, जो हम लोग रेडवेयर पोर्टरी के बारे में बात किए। फिर टेराकोटा के बारे में बात की, वो भी। तो इसमें हमको बहुत कुछ पता चलने वाला है। सील्स के बारे में, इज ऑफ ग्रेट एकेडमिक इंटरेस्ट, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स इज ऑफ ग्रेट सोर्स ऑफ एविडेंस फॉर द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। तो इंसानी इतिहास को जानने के लिए आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स को पढ़ना बहुत आवश्यक है। इट इज डिफिकल्ट टू नेम द हरप्पन रिलीजन एज इट स्क्रिप्ट्स इज येट टू बी अनडिस्कवर्ड। तो ये जानना और ये पहचानना बहुत क्या बोलते हैं डिफिकल्ट है कि एग्जैक्टली वो लोग कौन सा धर्म को पूजा करता था, कौन सा धर्म का था, क्योंकि उसका भाषा हमको नहीं समझ में आता है। लिखा है ना, हम लोग बस अनुमान लगा करके चलते हैं। मटेरियल एविडेंस ऑल्दो हेल्प्स अस इंटरप्रेटिंग द रिलीजियस प्रैक्टिसेस प्रेवलेंट ड्यूरिंग दैट टाइम आउट ऑफ दोज। मटेरियल एविडेंस माने जो हम लोग को सामान के तौर पे एविडेंस मिला है, चाहे वो एमुलेट का हो, चाहे वो फायर अल्टार्स का हो, या फिर आपको क्या बोलते हैं उसको ग्रेट बात का हो। तो उस एविडेंस हमको पता चलता है कि हम लोग कुछ कोशिश कर सकते हैं समझने का, इंटरप्रेट करने का। इंटरप्रेट मतलब जो वो बोल रहा है उसको समझने का। पहला है, फर्स्ट इज द टेराकोटा फिगरिन। लोथल में मिला है, क्या क्या मिला है पता है ना? चावल मिला है सबसे पहले तो, ठीक है। फिर हम लोग को ग्रीनरी भी वहाँ पे मिला है। और अब यहाँ पे बात करें हम लोग टेराकोटा फिगरिन का, जो कि लोथल में मिला है, जो बताता है कि एक प्लांट है जो माता के गर्भ से निकल रहा है बाहर, एम्ब्रायो बन करके, छोटा सा बच्चा। वो डेफिनेटली रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? तो धरती माता को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड ओरिजिन ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ठीक है, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स का ओरिजिन को भी डिस्कस कर रहा है। हरप्पन प्रॉबेबली लुक्ड अपॉन अर्थ एज हरप्पन जो लोग थे वो लोग शायद धरती को धरती माता के रूप से देखते थे और उनको वैसे ही पूजते थे। दूसरा है, हम लोग को मेल डाइटी मिलता है, ये भगवानी के बारे में है, अलग से टॉपिक है, ठीक है। तो दूसरा हम लोग को मिलता है मेल डेटी, जो कि एक सील के ऊपर बना हुआ है जिसमें 3 हॉर्न्ड हेड्स है। 3 हॉर्न मतलब जैसे राइनोसेरस का हॉर्न्स होता है, वैसे ही 3 उसमें सर है जिसमें हॉर्न्स है। और वो एक पोस्चर बनाता है किसका? एक योगी का, जिसका एक टांग उसके माथे के ऊपर है, जो कि ऑब्वियसली भगवान शिव को दर्शाता है। गॉड इज सराउंडेड बाय एनिमल्स, भगवान जो है वो जानवरों के साथ सराउंडेड है। एंड इज डिपिक्टेड एज पशुपति महादेव। तो हम लोग मानते हैं कि वो पशुपति बोलते हैं ना, भगवान को पशुपति बोलते हैं, पशुपति महादेव। दो ऑल्दो इट्स डाउटफुल एज इंस्टेड ऑफ बुल बुफेलो इज बीन मेड। उनको ड्राइंग खराब होगा और क्या, इससे तो यही पता चलता है। हालांकि ये डाउटफुल है कि वो पशुपति महादेव है कि नहीं है, क्योंकि उसके सामने जो पिक्चर है वो एक क्या बोलते हैं, एक बैल का है, एक भैंस का है, बैल का नहीं, ठीक है। और उनके पास तो नंदी बैल है, तो इसीलिए phallus worship was also prevalent as numerous symbols of phallus and female sex organs made on the stones is found। phallus मतलब क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मेल जेनाइटल का पूजा, पेनिस का पूजा, पूजा वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही फेमस था। सिंबल ऑफ पेनिस और फीमेल सेक्स ऑर्गन, योनि का फोटो बहुत ज़्यादा ही फेमस है, जो कि आज भी हम लोग शिवलिंग की तरफ देखते हैं। शिवलिंग का मतलब ही यही है, ठीक है। ये है आपको वो क्या बोलते हैं, मेल पुरुष का लिंग, और ये है योनि, ठीक है, जिसका पूजा आज आज भी हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ही फेमस है वहाँ पे, ठीक है। कोई भी यार ऑफेंड मत होना, क्योंकि ये बुक का लिखा हुआ है, ठीक है। बहुत लोग नहीं तो बोलने लगेंगे तुम लोग गलत सलत बोलता है। बुक में लिखा हुआ है, RS शर्मा लिखा है, जो भी पकड़ना हो उनको पकड़ना है, ठीक है ना। ट्री एंड एनिमल वर्शिप वेयर कॉमन, वो लोग पेड़ पौधों को और एनिमल्स को बहुत ज़्यादा ही पूछते थे।
सील में इसलिए अलग-अलग टाइप के क्या बोलते हैं बुल वगैरह का पिक्चर और वन हॉर्न राइनो वगैरह का पिक्चर देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है और ब्रांचेस ऑफ पीपल देखने को मिलता है। इससे हमको पता चलता है कि ट्री एंड एनिमल वर्शिप बहुत ज़्यादा था। फिर हमको एम्यूलेट्स देखने को मिलता है। एम्यूलेट्स माने जो हम लोग गले पे माला पहनते हैं, जिससे हम लोग भूत वगैरह से, भूत पिशाच से बचते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे एक और है छोटा-सा पार्ट, ये वाला पार्ट है। तो ग्रेट बाथ और फायर अल्टार्स मिलता है, जहाँ पे आग-वाग जला कर के रखता है ना वो। मे हैव बीन असाइन्ड एज़ रिचुअल सिग्निफिकेंस, आपको ग्रेट बाथ और फायर अल्टार्स को देखने को मिलेगा। फिर प्रैक्टिस ऑफ पॉड बरियल्स विथ पेयर ऑफ स्केलेटन। तो पॉड बरियल्स का मतलब क्या है? जो लोग मर जाते थे उनके साथ पॉट, उनका जो कुछ पॉट वगैरह होता होगा, पॉट माने घड़ा, उसको साथ में बरी करते थे। जैसे आप अगर झारखंड का इतिहास भी जानोगे तो बिरसा मुंडा एक बारी क्या करे थे, ये कमाल का कहानी है। बिरसा मुंडा एक बारी क्या करे थे कि उनके घर में खाने को अनाज वगैरह नहीं था, तो वो देखे कि उनके समाज का एक लड़का का मृत्यु हो गया है, एक बच्चा था 17-18 साल का होगा, उसका मृत्यु हो गया है। तो उसके पेरेंट्स जो थे वो लोग चांदी का कड़ा पहना करके उसको दफना दिए। तो वो रात में गए और वो बोले कि चावल तो खाने के लिए नहीं, तो वो रात गए और खोदे उसको, उस जगह को, और उससे उसका हाथ का कड़ा निकाल करके और जो महाजन होता है उसको दे करके आ गए और उससे एक बोरा चावल लेकर के आ गए। हालांकि उनकी मम्मी को पता चल गया, वो बहुत डांटी वाटी उसको भगा दी घर से। तो यही है कि उस टाइम पे क्या होता था, पेरस स्केलेटन के साथ पॉट जो है दफनाया जाता था। नो ट्रेसेस ऑफ प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का कोई भी ऐसा ट्रेस वगैरह नहीं मिलता है, जैसा कि हम लोग को इजिप्शियन सिविलाइजेशन में मिलता है, जहाँ पे महिलाओं को जो है मिलता था प्रॉपर्टी। इसलिए आईवीसी ये इंडिकेट करता है कि वो लोग काफ़ी रिलीजियस टाइप का सिविलाइजेशन था, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो तुम लोग पढ़ लेना, रट लेना, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट तो है ही, की फीचर्स। अगर तुमको पीडीएफ चाहिए होगा तो कमेंट कर देना, अगर चाहिएगा तो। नहीं तो फिर राधे राधे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगले में हम लोग पढ़ेंगे वैदिक वाला, और भी बहुत कुछ पढ़ना है यार, पढ़ना तो है बहुत कुछ, है ना? तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। इतना काफ़ी है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि इतना मोर देन एनफ है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये था कि कोई भी डाउट होने से कमेंट करना, और हो सकता है कि तुमको लगे कि मैंने कुछ गलत बोला, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता को मैंने हिंदू घाटी सभ्यता बोला है। तो इसलिए बोला है क्योंकि ईरानियंस जो है वो लोग को स और ह में प्रॉब्लम होता था, इसलिए मैंने हिंदू घाटी सभ्यता बोला है। तो सिंधु घाटी आप बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हाँ, अगर कोई भी चीज़ से रिलेटेड डाउट होगा तो आप कमेंट करना, गुस्साना नहीं। और ठीक है, तब तक के लिए बाय, सी यू।